नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जो महाबहस हो रही है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा चौड़ा भाषण 1 घंटे 42 मिनट का दिया और सारे जवाब दिए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस जो महाबहस है पक्ष विपक्ष में कौन भारी पड़ा है। हम बात करेंगे। सबसे पहले शादाब जी आपसे ही बात करते हैं। शादाब जी, ये बताइए कि राहुल गांधी जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप ने तो 29 बार कह दिया कि हमने रुकवाया वॉर, हमने रुकवाया, जबकि भारत ये बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब ने कहा है कि किसी की कोई मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया, उसने कहा कि हम वॉर रोकना चाहते हैं, उसके बाद ये सहमति बनी है। इसमें ट्रंप की, अमेरिका की या दुनिया के किसी देश के नेता की बात नहीं है। तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप का नाम लेकर के क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री मोदी कि ट्रंप ने झूठ बोला है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था या डिप्लोमेसी में मैसेज देने के दूसरे तरीके भी होते हैं? देखिए, ट्रंप ने आज 30वीं बार कह दिया है। आज अभी उनका एक जो लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो फिर दावा कर रहे हैं और ट्रेड डील के बारे में भी कह रहे हैं, तो उससे साबित है कि वो 30वीं बार ये बात कह रहे हैं। देखिए, आपने संसद में बहस की बात की। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये बात उठी थी कि पूरे देश के सामने इसकी सच्चाई आनी चाहिए। और जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने और उन्होंने ये डिमांड की थी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए इसको लेकर। लेकिन बहरहाल सेशन तो नहीं हुआ। जो रूटीन सेशन था उसमें जो कल जो डिबेट हुई है और डिस्कशन हुआ है उसमें देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है मुझे लगता है उसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि उनके पास टेलीफोन आया था अमेरिका से, लेकिन वो उन्होंने बहुत बाद में उठाया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का नाम उन्होंने नहीं लिया। अभी आज मैं देख रहा था कि फिर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है कि भाई देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप 30 बार ये बात कह रहे हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मामूली आदमी है। भाई, अमेरिका तो क्या है, दुनिया का दादा है। और दुनिया के दादा जो है, उसका जो राष्ट्रपति है, वो बार बार भारत सरकार को कह रहा है कि हमने युद्ध विराम कराया। तो मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाई है। हालांकि मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं जयशंकर साहब का भी एक बयान सुन रहा था संसद में, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि उस दौरान ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार की और मोदी जी की और ट्रंप जेडी वेंस से ही बात हुई। हाँ, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन सवाल यही है कि अगर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है तो सरकार को बहुत मुझे लगता है कि इसमें साफगोई के साथ उसमें अगर जवाब दे दें तो क्या हर्ज है कि भाई वो झूठ अगर बोल रहे हैं तो बताना चाहिए कि भाई झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, देश के सामने तमाम जो है लोगों के मन में चिंताएं थी और जो अपोजिशन जो सवाल उठा रहा था, मुझे लगता है कि उसका जो डिबेट में जो उसका निराकरण है वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है। मुझे लगता है कि उनके भाषण पे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि देश बड़ा होता है, जो यहाँ के लोग हैं जो मारे गए उनके साथ पूरी संवेदनाएं पूरे देश की है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक स्वर में। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ ये वॉर चल रही थी, पूरा देश एकजुट था, एक साथ खड़ा था और सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को समर्थन भी दिया था। तो ये जो कल डिबेट हुई है संसद में, तो मैं इसमें मानता हूँ कि देखिए, इसमें कोई जीता या हारा नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि देश जीते, यहाँ के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़े, जो पाकिस्तान है उसके आतंकवाद पे कैसे काबू पाया जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है, जो नागरिकों की जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं, इसका क्या होगा, या क्या भारत सरकार उसको गंभीरता से ले या छोड़ दे, ये एक बड़ा सवाल है। संजय सर, ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि 30वीं बार बोल दिया है। देखिए, 10 मई को जब ऐलान हुआ, चूंकि ट्रंप साहब ने पहले ही ट्वीट कर दिया और बाद हमारे यहाँ से डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई। शुरू में आपने देखा सोशल मीडिया पर बहुत एक आउटरीच था और ख़ासकर जो सरकार समर्थक लोग हैं, मोदी समर्थक लोग हैं, वो भी थोड़ा क्षोभ में थे आप कि अचानक ऐसे क्यों। आपको क्या लग रहा है फिर बाद में जो एक परसेप्शन वॉर में जो संसद में भी देखने को मिला, दोनों पक्ष के नेताओं ने बयान दिए, भाषण दिए, विपक्ष के नेता हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, अभी कौन कहाँ खड़ा है? देखिए, सवाल यह है कि कांग्रेस के जो आर्मर है, जो कवच कुंडल उनका है, उसमें इतने छेद हैं कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट, तो कांग्रेस उस पर पिटेगी। पर्टिकुलरली अभी वाला जो एक परसेप्शन है मोदी गवर्नमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का, जो 3 सर्जिकल स्ट्राइक या
याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो राहुल जी ने कहा था खून की दलाली, ठीक है, और साथ में सबूत मांगे। इस बार उन्होंने सबूत नहीं मांगे, पहले कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद से शुरू हो गया। पहले था कि वो कोई नकली राफेल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो दिखा रहे थे, कोई ये था कि कब लड़ाई करोगे, कभी उसका टॉन्ट हो रहा था। गायब वाली जो मतलब एक बिना सर के एक तस्वीर दिखाई गई, वो प्रतीकात्मक ऐसा लग रहा था जैसे ओपीएम मोदी के लिए है। तो ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद तुरंत बाद में वो पूछने लगे कि कितने जहाज गिरे। अब मुश्किल ये है, मुझे कांग्रेस की एक और स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई। आप ये डिमांड करते रहे, ऐसा ही डिमांड वो संविधान के लिए भी कर रहे थे कि संविधान खतरे में है, और जब वो संविधान वाला डिबेट हुआ तो कांग्रेस उसमें बुरी तरह पिट गई, क्योंकि फिर उनके मतलब छेद ही छेद हैं। तो इतनी बुरी, लेकिन खैर वो मतलब लेकिन संजय सर, विरोध सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं था। और जब 10 मई को ऐलान हुआ, आपने देखा कि एक क्षोभ सरकार समर्थक, मोदी समर्थकों में भी था। समर्थकों में भी था। वो इसलिए था कि उनको लग रहा था कि ये मौका है, चढ़ करके मार दो। लेकिन एक और भी चीज़ समझिए, युद्ध जो है उसके परिणाम, जब युद्ध लंबा चलता है ना, तो उसका आपका आर्थिक जो कॉस्ट है, सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट भी, क्योंकि बहुत सारे जाने जाती हैं, आपका जो संपत्ति है वो क्षतिग्रस्त होती है, और साथ में उसका एक बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट है जो बाद में बेयर करना बहुत मुश्किल होता है, भावना में बेयर करके। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव जो था, क्या हमने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, जिसको काफ़ी क्लैरिटी से कल पीएम ने बताया, बाकी लोगों ने भी बताया। अब मुझे कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी एक और समझ में नहीं आई कि आप डे 1 पे आपने फील्ड किया गौरव गोगोई को, और डे 2 पे जब पहला नाम आया, पहली बार शुरू में जब कहा गया प्रियंका गांधी बोलेंगी, तो लगा कि राहुल गांधी इनिशिएट करेंगे या प्रियंका गांधी इनिशिएट करेंगी। तो प्रियंका गांधी भी कल आई। सुबह में जब अमित शाह जी का भाषण हुआ, प्रियंका गांधी आकर के चली गई, रजिस्टर नहीं हो पाया। राहुल गांधी आए और उसके तुरंत बाद पीएम आए। तो एकदम से जो सामने इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट सब लेकर के आप आते हैं ना, मुझे उनकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई। दूसरा, ये तो आपका व्यू है ना, रजिस्टर नहीं हो पाया। मेरा व्यू, कांग्रेस का व्यू है कि हुआ रजिस्टर, उन्होंने 26 नाम 25 नाम लिए। सर, आप मेरा ही व्यू के लिए हमें बिठाए हैं ना, कांग्रेस के व्यू के लिए किसी, मेरे जो व्यू है वो मैं तो वही व्यू कहूँगा। अब मुश्किल ये है कि जब आप राहुल जी मतलब भावावेश में एक आध शब्द भी, एफ वर्ड भी यूज़ करके बोलते बोलते, मतलब फिर जा कर के उसको उन्होंने फाइटिंग कहा, वो मेज पे एकदम जोश में, कल एकदम से एंग्री यंग मैन वो फिर से बने हुए थे, प्यार से मतलब जो क्या कांग्रेस की कौन प्यार वाली दुकान थी, मोहब्बत की दुकान से एकदम उलट थे। गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन उनका गुस्सा कहाँ तक गया, बच गया ट्रंप का। अब अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो लाख समझाने के बाद भी आप नहीं समझेंगे। ट्रंप साहब की फितरत ये है, वो बोलते हैं, अपना गुणगान करते रहते हैं, करते रहें। कैसे कोई आदमी कहेगा कि वो झूठा है, ट्रंप झूठा है? ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई किसी राष्ट्र के प्रमुख से, कि दूसरे राष्ट्र के प्रमुख के बारे में ऐसा कहेगा, जिसके साथ आपके संबंध मतलब 50 तरह से स्ट्रेटेजिक है, आपके वहाँ लोग हैं, बाकी चीज़ें हैं। अब इससे ज़्यादा पीएम क्या कह सकते थे कि उनका 2-3 बार फ़ोन आया, हमने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसने कहा, फिर भाई जो अगर जिसने फ़ोन किया उसी के बारे में कहेंगे ना, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के बारे में, और उनको फिर मैंने ये जवाब दिया। तो अगर नहीं समझ सकते हैं तो ट्रंप करते रहिए। राहुल जी को मतलब बार बार जवाब तो मिला ही है, फिर भी जवाब मिलेगा। उचित सर, क्या जो ट्रंप, क्योंकि जो राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में ट्रंप का जिक्र नहीं आया। वो कह रहे हैं अगर 50% भी इंदिरा गांधी जैसा साहस होता तो बोल देते साफ साफ कि ट्रंप झूठे हैं, या थोड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड में बोल देते। और उन्होंने जो चीन जो पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसका भी जिक्र नहीं किया। इस बहाने घेरने की जो कोशिश है कांग्रेस की, क्या कुछ स्कोर कर पा रही है कांग्रेस, या प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब था? स्कोर करने वाली बात तो जनता इस देश की बताएगी। हमारे लिए तो कहना मुश्किल है कि कौन इसमें स्कोर कर पाएगा। मूलतः हमें एक पत्रकार और पत्रकार से भी आगे बढ़कर इस देश का नागरिक होने के नाते ये स्कोर वाले से ज़्यादा सवाल मानव संवेदना का था, क्योंकि 25 लोगों को जिस तरह मारा गया था वो अपने आप में 2 चीज़ें खड़ा करता है कि हम अपने पड़ोसी देश से कैसे निपट सकते हैं, और दूसरा हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। और दोनों सवालों का ठोस जवाब
मिलने के लिए ही ये पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि स्पेशल सेशन सिर्फ ये दिखाने में बीत गया कि हमारी कमीज़ दूसरे की कमीज़ से कितनी सफ़ेद थी, या हम कितने बाहुबली और कितने पराक्रमी थे, अपने समय में हमने क्या किया और दूसरा क्या नहीं कर रहा। ये दोनों तरफ से यही हुआ। रही बात कि प्रधानमंत्री को ट्रंप का नाम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से नाम नहीं ले सकता। कल को राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री होते तो वो भी शायद नाम नहीं लेते, लेकिन जो विपक्ष में होता है वो इस तरह के तीखे सवाल करता है। अगर प्रधानमंत्री विपक्ष में होते फ़र्ज़ कीजिए तो वो भी ये सवाल करते। तो ये प्योर राजनीति का मसला था। डिप्लोमेसी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नाम नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि अभी हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। अभी पिछले साल ही जो अभी साल बीता है, भारत और अमेरिका के बीच 130 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है। अब इतनी बड़ी चीज़ों को एक तरफ 12,000 लोगों को टीसीएस, क्या नाम है, टीसीएस निकाल रहा है, एक तरफ बेरोजगारी की बात होती है, दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ, ठीक है कि ट्रंप की फितरत ऐसी है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति को के साथ संपर्क करना वो बहुत मुश्किल काम है, बावजूद इसके आपको अगले 3 साल 3.5 साल तक करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको अपने देश में भी आर्थिक सवालों से टकराना है। और कोई प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उन सवालों पर हमारे लिए सकारात्मक स्थिति न हो। उस सकारात्मकता के लिए ज़रूरी है कि जिस देश के साथ आपका हमारा पिछले एक साल में 130 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है, उसके साथ वो अगर अटपटा बोल रहा हो तो भी उसको नज़रअंदाज करके भी आप आगे बढ़ें। तो इस लिहाज से तो ये नाम नहीं लेंगे। नाम तो पाकिस्तान के भी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का नाम लिया होगा। नहीं, पाकिस्तान का तो जिक्र बार बार हो पाकिस्तान का होता है, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो नाम नहीं लिया होगा जो मैं समझता हूँ। दूसरी बात कि ये जो दिखाना है कि हमारे समय में ये हुआ, आपके समय में ये हुआ, हमने ये किया, दोनों लोग अपने अपने सकारात्मक पहलू को दिखाते हैं, जो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि 71 में हमने ये पुरुषार्थ दिखाया और 2025 में हमने ये पुरुषार्थ दिखाया, 99 में हमने पुरुषार्थ दिखाया, 1965 में हमने पुरुषार्थ दिखाया। आप सब ने पुरुषार्थ दिखाया, उस पुरुषार्थ का निहितार्थ क्या है, रिजल्ट क्या है, उससे सामने क्या आया, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। क्या हम आतंकवाद की समस्या का समाधान ढूंढ पाए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद कम हुआ है? क्या हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जितने भी हैं उनके साथ ऐसा हमारा रिश्ता बन पाया है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे इधर की हो या उधर की, जिसमें भारत एक तरह से देखें तो एक बहुत अपने नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत स्थिति में है? अगर इन सवालों का जवाब मिलता है तो मैं समझता हूँ तभी कोई भी बहस सार्थक हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए अभी जो विचित्र जी ने जो बात कही, अभी संजय जी ने कुछ बात कही, तो मैं ज़रूर उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए ये जो संसद में जो बहस हुई है, अगर आप देखें कि दुनिया के किसी भी देश में जब दो देशों में युद्ध होता है और संसद में अगर बहस होती है तो उस पर अपोजिशन सवाल उठाता है। आप पाकिस्तान की संसद में भी देखिए, वहाँ के भी विपक्ष ने वहाँ की सरकार के ऊपर सवाल उठाया था। तो देखिए अपोजिशन का काम ही है सरकार से सवाल पूछना, और देखिए किस पार्टी का नैरेटिव, कौन अच्छा बोला कौन ख़राब बोला, ये तो जनता मुझे लगता है कि खुद ही तय कर लेगी। पत्रकार की एक निजी राय आ जाती है, मुझे लगता है कि पत्रकार को अपनी निजी राय नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर ये प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब पूरे कश्मीर में सुरक्षा थी तो आखिर उस स्पॉट पे सुरक्षा क्यों नहीं थी, जहाँ जो इतना बड़ा टूरिज़्म का प्लेस है, जहाँ पे इतने हज़ारों टूरिस्ट मौजूद थे, तो वहाँ आखिरकार कोई एक जवान क्यों नहीं मौजूद था? सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुझे याद है कि मनोज सिन्हा जी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया और जिम्मेदारी ली, लेकिन सवाल ये है कि भाई इतनी ज़्यादा जानें चली गई तो सवाल ये है कि अल्टीमेटली किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। दूसरी बात, अभी विचित्र जी ने ये कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपना तो अच्छा बताते हैं और दूसरे के शासनकाल को ख़राब बताते हैं। इसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सभी दलों की ये फितरत होती है। आप देखिए कल भी बार बार जवाहरलाल नेहरू का नाम कितनी बार लिया गया कि नेहरू जी के समय में ये हुआ, नेहरू जी के समय में वो हुआ, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। भाई कहा उन्होंने, बाद में जो है भाई
इस सरकार ने क्या किया उस पर सवाल कांग्रेस पूछ रही थी। भाई कांग्रेस भी तो इंदिरा गांधी के उसको बताती है ना कि इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इस सरकार ने नहीं कुछ किया। तो देखिए देश की जनता क्या चाहती है, सवाल ये है। देखिए देश की जनता तो ये चाहती है कि भाई पूरे संसद से एक स्वर में ये आवाज़ उठे और पाकिस्तान के खिलाफ एक कोई साझा प्रस्ताव पारित होता कि पूरी संसद एक साथ है, एकजुट है। जिस तरीके से युद्ध के टाइम में एकजुटता दिखाई गई थी, वो संसद में एकजुटता नहीं दिखी। आप देखिए कि भाई सारे दल पार्टी लाइन पे पूरी तरीके से विभाजित थे और पार्टी लाइन को ही लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो देखिए अपनी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें मुझे लगता है कि इतना आम सहमति नहीं बन पाती। आपको याद होगा कि जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उस समय भाजपा ने सवाल खड़े किए थे। आज मनमोहन सिंह की कितनी आलोचना होती है भाई, या इंदिरा गांधी की आज कितनी आलोचना होती है। क्या कोई अपोजिशन का नेता बोलता है कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के? आप बताइए, कोई कहता है? नहीं कहता है। राजनाथ सिंह ने अपने जो स्पीच था उसमें उन्होंने जो शुरुआत जहां से हुई इस बात का जिक्र किया 71 का, और 71 में कैसे उन्होंने सपोर्ट किया उसका भी उन्होंने जिक्र किया, और इंदिरा गांधी को किस तरह से सपोर्ट किया और उस समय में क्या काम हुआ उसका भी जिक्र किया। और अब देखिए आप, अच्छा एक चीज़ और है कि जो जवाहरलाल नेहरू को कितना आप नेहरू जी अगर ऐसे एक चीज कह रहा हूँ, ऐसे कारनामे करके गए हैं तो क्या इतिहास देश को बताना नहीं चाहिए जिसकी जानकारी छुपा करके रखी गई जितने या जिस पे चर्चा नहीं हुई थी? आप लोग जो भी दूसरी चीज एक और है कि जब आप लोग दोनों आदमी कहते हैं कि विचार हमें नहीं देना चाहिए जर्नलिस्ट को ओपिनियन, हम यहाँ बैठ के एक इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ हम विचार नहीं, दोनों लोग आप बहुवचन में क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा जनता डिसाइड करे। नहीं तो वोट तो जनता डिसाइड करेंगे, हम तो नहीं डिसाइड। नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ बैठे इसलिए कि आपको अपना ओपिनियन है इसलिए बुलाया गया। ओपिनियन तो इसलिए नहीं बुलाया गया कि जनता डिसाइड करे। अच्छा ये बताइए, दूसरी चीज नहीं एक चीज, ये कैफे नहीं एक सवाल का जवाब दे विचारों का आदान प्रदान दीजिए कि क्या इस चुनाव से अगले चुनाव में इस ऑपरेशन सिंदूर से किसको फायदा होगा या क्या, ये आप बोल सकते हैं? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं जो आपने सवाल उठाया। क्या इस चर्चा से हमें ये पता चला कि आतंकवाद कम हुआ है? क्या हमारे नागरिक पहले से ज्यादा सुरक्षित हुए हैं? अगर आपने पूरा देखा होगा। नहीं ये नहीं सवाल, मैं वोट वाली बात, मैंने वोट वाली बात दूसरे बार जवाब दीजिएगा। सर आपने ये कहा था विचित्र जी कि क्या तब तो सब समझ में आए कि ये चर्चा सार्थक हुई है। ये आगे कहा था, जो पहले बात आई थी, जो पहला सवाल इनका था, तो मैंने कहा कि ये तो देश की जनता तय करेगी कि भाई किसको इसका लाभ या नुकसान जो भी होगा। जो भी है आपका अपना एक ओपिनियन एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सिटीजन, एक ओपिनियन तो आपका होना चाहिए कि कल अगर आपने 48 घंटे 16 घंटे वो देखे 16 घंटे ये देखेंगे तो इसके बाद डिबेट में क्या हुआ इस पे कोई ओपिनियन तो होना चाहिए। वही तो मैंने बोला कि दोनों तरफ से ये होड़ लगी थी कि किसकी सफेद, दोनों तरफ से होड़ लगेगी। मैं ये शादाब जी से मैंने माइक ली ये कहने के लिए कि जितनी बहस हुई है उसमें सबसे ज़्यादा एक स्टेट्समैन की तरह बात की तो एक ही व्यक्ति, वो राजनाथ सिंह थे, और उस तरह से पक्ष विपक्ष में कोई उस तरह से नहीं दिखाया जितना उन्होंने दिखाया। शादाब जी कुछ आप कंप्लीट? नहीं देखिए संजय जी जो कह रहे थे, चलिए अभी उस पर जाएंगे। तो देखिए मेरा कहना ये है कि देखिए जो कल जो डिबेट हुई ना पार्लियामेंट के अंदर, आज भी हो ही रही है और नड्डा साहब बोल रहे हैं। और देखिए ये जो कांग्रेस का जो अटैक था, देखिए अगर आप अभी कांग्रेस से शुरू करते हैं फिर भाजपा पे आते हैं। देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बोला, और अभी आपने देखा एक शहीद की विधवा का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई किसी शहीद का नाम नहीं लिया गया संसद के अंदर। उन्होंने अपना दुख जताया इस बात पे। हालांकि प्रियंका गांधी ने नाम लिया, उन्होंने कहा सिर्फ प्रियंका गांधी ने नाम लिया और किसी ने याद नहीं किया शहीदों को। बहरहाल चलिए ये तो उनका निजी विचार है। देखिए सवाल यही है कि जो पार्लियामेंट है ये हमेशा से ये स्कोर करने का एक ग्राउंड रहा है। आप शुरू से देखिए कि जब भी कोई युद्ध हुआ है, इस देश पे कोई आपदा आई है, तमाम राजनीतिक दलों ने उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है और आगे भी सेकते रहेंगे। भाई सवाल यही है कि भाई जो सत्ता में होता है सवाल, उसी से सवाल पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते, अगर कोई सवाल पूछे तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप तो जो है आप तो ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। भाई ऑपरेशन सरकार ने चलाया
और तो आप और मान लिया इनकाउंटर हुआ, किसी ने सवाल पूछा तो सवाल तो पूछेगा ही, अपोजिशन का तो काम ही है सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये जो सेल्फ गोल वाली कांग्रेस की टेंडेंसी होती है ना, कि उसी के एक दिन पहले उनके सबसे प्रखर जो मोस्ट आर्टिकुलेट नेता माने जाते हैं श्री पी चिदम्बरम, उन्होंने एक सेल्फ गोल बड़ा सा स्कोर कर दिया कि भाई पाकिस्तान के हैं, इसका कोई सबूत नहीं, वो आए थे, NIA चुप है, बाकी किसी ने कुछ नहीं बताया। एक बड़ा सा सेल्फ गोल बीजेपी का काम आसान कर दिया। दूसरी संयोग से देखिए कि कल ही वो मतलब वो तीनों जो उसमें इन्वॉल्व थे वो मारे गए। एक ये चीज़ होता है। दूसरा, आज मुझे जयशंकर जी का एक जो कॉइनेज है राहुल गांधी के लिए कि चाइना गुरु, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपको तो लगेगा ही है। मुझे तो लगेगा ही, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा चाइना गुरु। क्योंकि लेकिन जो ये सवाल इन्होंने उठाया कि जो पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई, बिल्कुल आइडेंटिटी पूछकर मारा गया, उसकी जवाबदेही जो प्रियंका गांधी के बहाने उन्होंने सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने तो यही पूछा ना कि क्या LG के बहाने बचा जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही कौन लेगा? LG ने कहा कि जवाबदेही लेने का मतलब अगर सिर्फ इस्तीफा होता है तो हर समय जो भी घटना हो उसके बाद इस्तीफे हों तो कोई बचेगा कहीं? कोई बचेगा? कोई सरकार कहीं बचेगी? कहीं कोई घटना हो जाए, PM से भी इस्तीफा मांगा जाता है, होम मिनिस्टर से भी मांगा जाता है, रेल मंत्री से भी मांगा जाता है, प्रदेश में भी मांगा जाता है, कोई बचेगा कहीं? कल वो बताया जा रहा था कि रक्षा मंत्री ने रिज़ाइन क्यों नहीं किया, गृह मंत्री ने रिज़ाइन क्यों नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन क्यों नहीं किया, LG ने रिज़ाइन क्यों, और NSA ने रिज़ाइन क्यों नहीं किया। NSA का भी वो हो गया। सवाल ये है, वो कहते हैं कि टेररिस्ट का एक उनका जो है, वी हैव टू बी लकी ओनली वंस, whereas you have to be lucky always, 100 times or whatever। तो एक निशंस घटना घटी, वो देश के लिए नंबिंग था, उसी के कारण मतलब दो देश वॉर के ब्रिंक पे गए। वो सुरक्षा में चूक हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी सरकार ने इस चीज़ को माना था कि हमारी चूक हुई है। उसके बाद LG ने भी कहा, तो जो चूक हुई है वो तो हुई, उसके बाद का हमारा कोई एक्शन है कि नहीं है, कि या हम प्राइड ले रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बड़ा अच्छा काम किया कि हम वो नहीं जाते और हम नहीं गए, और ये हमारा डिसीजन जो था वो बेस्ट था, क्योंकि हम जाते तो पाकिस्तान के साथ हम उलझ जाते, जो मनमोहन सिंह का एक बयान है। तो इस तरह की चीज़ में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन का ज़रूर ये काम है, सवाल पूछना, गवर्नमेंट को एकदम मैट पे गिरा देना, बिल्कुल काम है। लेकिन मुश्किल है कि राहुल जी क्या उसके लिए सक्षम हो पा रहे हैं। उनके यहाँ जो दो बेस्ट स्पीकर थे, अब मनीष तिवारी और शशि थरूर। मनीष तिवारी, शशि थरूर PM के बोलने के बाद वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, आप समझ लीजिए। मनीष तिवारी ने वो मनोज कुमार के सिनेमा का वो जो गाना है उसको ट्वीट कर दिया, है ना, मैं इस देश का वासी हूँ, भारत का हूँ, भारत की बात बताता हूँ, उसको उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष जरूर उठाए, लेकिन जिस तरह से उठा रहे हैं उनका जो नेतृत्व है, क्या उस चीज़ को सक्षम कर रहा है? अगर आप अखिलेश यादव जी का पूरा वो देखिएगा, इतना फिलोसफिकल है, कैसे क्यों ये पॉलिसी बननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब अंत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या मैंने कह रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, उनके रैंक्स में जो अच्छे स्पीकर हैं उनको आप बोलने नहीं देते, और बाकी गौरव गोगोई जी से आपने शुरुआत करवाई, तो क्या शुरुआत करवाई वो समझ में नहीं आया। आपको नहीं समझ में आया गौरव गोगोई ने क्या गौरव बोला? गोगोई जी ने जो चीज़ें कही, एक तो मतलब मुझे अगर इम्पैक्ट के हिसाब से देखेंगे या बाकी चीज़ों के हिसाब से देखेंगे तो कई चीज़ है कि जब सवाल उठते हैं, और गौरव गोगोई के पाकिस्तान वाली चीज़ पे जो HM का जवाब था, उसमें जवाब में HM ने जवाब में जब गौरव गोगोई के बारे में कहा, उनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा पे, वो बहुत सारी चीज़ें कह जाता है। अच्छा देखिए संजय, अब इसको ख़त्म किया जाएगा बस 2 मिनट में। संजय जी की बात, संजय जी को जो है शशि थरूर और मनीष तिवारी अच्छे लग रहे हैं आजकल, बहुत तारीफ संजय जी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अब चलिए संजय जी ये शशि मैंने कहा कि दोनों अच्छे वक्ता है भाई। अभी हम लोगों ने शशि थरूर पे एक स्पेशल चर्चा की थी इसी उस पे, और शशि थरूर को जिस पार्टी को आज वो पसंद कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं,
इन पत्नी के मर गई संदिग्ध अवस्था में, तो उनके खिलाफ जांच हुई, दिल्ली पुलिस, लोग कहते थे कि जेल भेजो, ये तो इन्होंने तो मर्डर किया है। बाद में दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट मिली। आप सोचिए कि शशि थरूर किस मानसिक स्थिति से और कितने आप बोल चुके हैं, तो शशि थरूर के साथ क्या क्या सलूक हुआ। हालांकि अब वो भाजपा को तो बहरहाल अच्छे लग रहे हैं। मनीष तिवारी, देखिए मनीष तिवारी कुछ समय से नाराज है राहुल गांधी से। मैं इस पर संजय जी ने जो कहा वो ठीक है। कल जो उन्होंने ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उनका वीडियो आया कि वो प्रियंका गांधी को नमस्ते करके छोड़ने भी गए, अंदर तक सीढ़ियों तक ले जाके छोड़ा उन्होंने। देखिए मनीष तिवारी खाटी पॉलिटिशियन है, यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे, अभी भी चंडीगढ़ से सांसद हैं। चंडीगढ़ जैसी पवन बंसल का टिकट काट के मनीष तिवारी को टिकट मिला, तब वो जीते। उनके बंसल की उम्र ज़्यादा, उनके पिताजी भी बड़े पुराने नेता रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए ये दो नेता कांग्रेस की तरफ से या कोई ये पार्टी को तय करने का अधिकार होता है कि वो किससे बुलवाएगी, किससे नहीं बुलवाएगा, किससे नहीं बुलवाएगी। और जो नहीं बोला वो बहुत अच्छा स्पीकर है, ये कहना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। उचित सर, देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे और जाहिर सी बात है उसका असर हुआ था चुनाव में। आपको क्या लग रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला है, उसका असर भी बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? ये कोई गणित का नियम तो नहीं है कि एक बार बहुत फ़ायदा मिला तो दूसरी बार उसी तरह से मिलेगा। 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीती थी। उसके 8-9 या 10 महीने बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, भारत विजयी मुद्रा में आया। उसके बाद फिर चुनाव की नौबत नहीं आ पाई, स्वाभाविक तरीके से वो 6 साल बाद इमरजेंसी लग गई। तो इतिहास अलग अलग तरीके से अपने को दोहराता है और कई बार नहीं भी दोहराता है, कुछ नई घटनाएं भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें देश की जनता के बारे में ही छोड़ दीजिए। वैसे भी देश की जनता पिछले कुछ दिनों से ऐसे फैसले सुना रही है कि ये कहना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या करेगी। सेंटर में महाराष्ट्र से, हरियाणा से बीजेपी को उसने बड़ा करारा जवाब दिया था, लेकिन स्टेट का चुनाव आते आते वहाँ पर उनको सर माथे पर बिठा लिया। तो इसीलिए यही जनता बालाकोट के बाद क्या की थी और अब क्या करेगी, ये कहना मुझे लगता है कि हमारा काम नहीं होना चाहिए। हम लोग वैसे भी सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।